Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video. एंड आज की इस वीडियो में हम जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कोऑपरेटिव लर्निंग स्टार्ट करा था, क्यों नीड है हमें कोऑपरेटिव लर्निंग की, क्या ज़रूरत है, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में. सो योर फर्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ द टीचर. रोल ऑफ द टीचर के लिए ज़रूर है. टीचर एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है कोऑपरेटिव लर्निंग में, एज यू नो, क्योंकि वही एक मेन पार्ट है, मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो कोऑपरेटिव लर्निंग को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है. तो एक इफ़ेक्टिव कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप के लिए टीचर्स को पहले तो अपने स्टूडेंट्स के बारे में पहले पता होना चाहिए, तभी तो वो ग्रुप्स में डिवाइड कर पाएगी ना. ऐसा थोड़ी ना कि सभी एक ही तरह के स्टूडेंट्स को, जो थोड़े इंटेलिजेंट है या जो ज़्यादा एक्टिव है, उनको एक साथ ग्रुप में कर दिया, और वो जो जिनको थोड़ी नीड होती है हल्की, उनको डिफरेंट कर दिया. नो, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से बेटर जानते होते हैं, तो वो क्या करेंगे, बच्चों को उनकी एबिलिटीज़ को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को, वो किस चीज़ में ज़्यादा माहिर है, या जो स्टूडेंट किसी चीज़ में लैक कर रहा है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीचर क्या करेगी, ग्रुप को डिवाइड करेंगी. ठीक है, डिसाइड करेगी. आफ्टर दैट टीचर कंसीडर करेगी बच्चों की लर्निंग स्किल्स, कल्चर, बैकग्राउंड, पर्सनैलिटीज़, जेंडर. मतलब जब भी ये ग्रुप कोऑपरेटिव ग्रुप्स को अरेंज करी होगी, सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए करेंगी. मच टाइम इज़ डिवोटेड टू प्रिपेयर द लेसन फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग. और फिर उसके बाद टाइम किस में इंक्लूड होगा, लेसन. जो भी लेसन बना रही है या जो भी टास्क देने वाले बच्चों को या जो भी प्रोजेक्ट देने वाले, उसके ऊपर ध्यान जाएगा. However, टीचर फेड इन द बैकग्राउंड एंड बिकम अ कोच. टीचर एक तरह से फेड हो जाती है, एक कोच की तरह रोल करती है, फैसिलिटेटर का रोल यहाँ पे करती है, समटाइम्स स्पेक्टेटर का भी, जब लेसन इम्प्लीमेंट हो जाते हैं. टीचर एक तरह से गुड कोऑपरेटिव लेसन क्रिएट करती है जी बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके, एक बच्चे एक दूसरे से समझ पाए. स्टूडेंट अपने फ्रेंड से जितना अच्छा समझ पाते हैं, वो डिपेंडेंट इंडिविजुअली सीखने से बेटर वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके, एक दूसरे से अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके समझ पाते हैं. तो कहीं ना कहीं टीचर का जो रोल है काफ़ी ही ज़रूरी है एंड इम्पॉर्टेंट है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन. अब कहीं ना जो क्लासरूम ऑर्गेनाइज की गई है, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक जो इंपॉर्टेंट गोल है कोऑपरेटिव लर्निंग का, कि बच्चों को बताना, इनिशिएट करना, सेल्फ रिलायंस करना. टीचर क्या देखती है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स सीक आउट देयर पीयर्स फॉर असिस्टेंस रेदर देन दैम. मतलब बच्चों की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले दें. मटेरियल जो भी यूज़ हो रहा है वो अवेलेबल हो स्टूडेंट्स को, मतलब उन्हें उसके लिए ढूंढना ना पड़े या किसी टीचर की हेल्प ना लेनी पड़े. अगर कोई भी आप टास्क दे रहे हो तो उसका मटेरियल कंटेंट आप बच्चों को दोगे, ताकि वो उससे पढ़ के अच्छे से रन कर पाए. तभी बच्चे इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे. ऑर्गेनाइज क्लासरूम में प्रॉपर तरह से क्लासरूम में अरेंजमेंट होनी चाहिए, जो भी आप लेसन करा रहे हो उससे रिलेटेड. स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑर्गेनाइज्ड. स्टूडेंट्स से भी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो ऑर्गेनाइज बैठे, मतलब वो प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करे. अगर फिजिकल एनवायरनमेंट ही कोऑपरेटिव नहीं लाएगा तो स्टूडेंट कहाँ से होंगे. तो सबसे बेटर है ऑर्गेनाइजेशन. क्लासरूम सबसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसके बाद ही बच्चे उस चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, अपने आप को भी उसमें एंगेज करेंगे वर्क में. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप साइज. अब जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजीज थी, उसमें स्टूडेंट्स बैठते थे, एक अरेंज रो होती थी, क्लास साइज अप्रॉक्सीमेटली 30 स्टूडेंट्स का होता था, उससे ज़्यादा का होता था. अब कोऑपरेटिव लर्निंग जो ये वर्क है ना, ये तभी वर्क ज़्यादा बेस्ट करती है जब ग्रुप स्मॉल हो. आइडियल कोऑपरेटिव लर्निंग क्लासरूम वो है जहाँ पे 15 to 20 स्टूडेंट है, और स्टूडेंट को ग्रुप कर दिया जाता है 3 to 5 के ग्रुप में. 3 से 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, ठीक है. द लार्जर ग्रुप साइज द मोर डिफिकल्ट इट इज़ टू ऑर्गेनाइज टास्क, मैनेज डिफरेंट स्किल्स एंड रीच अ कॉन्सेंसस. मतलब अगर हम ज़्यादा बच्चे एक ग्रुप में रखेंगे तो हमारे लिए ग्रुप बनाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मैनेज करना, एंड साथ ही साथ क्या लेसन किस तरह से बच्चों को तक पहुँचे वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. जो आइडियल साइज होता है वो हार्ड हो जाता है फिर ऑब्टेन करना, जो हमारा मेन मोटिव है वो भी नहीं होता. तो ग्रुप साइज भी मैटर करता है जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग करा रहे हो. नेक्स्ट इज ग्रुप स्पेसिंग. अब हर ग्रुप के स्टूडेंट को प्रॉपरली स्पेस दिया जाए कि हर बच्चा आई टू आई कॉन्टेक्ट कर पाए, एक दूसरे से मटेरियल शेयर का है, किसी को एल्बो या ये मतलब
ज़्यादा सफोकेटेड सा स्पेस नहीं होना चाहिए कि बच्चे चिंगुर चिंगुर के बैठे हैं या उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा, एक दूसरे के हाथ लग रहे, पैर लग रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट वर्क करे कोऑपरेटिव ग्रुप में, अगर स्टूडेंट वर्क करे कोऑपरेटिव में तो वो ऐसा ना हो कि हमेशा एक ही जगह बैठ के वर्क करें। मूव करने के लिए भी हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी हो, फैसिलिटेशन, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी होनी चाहिए जब आप ग्रुप को बना रहे हो। अगर प्रॉपर स्पेस ही नहीं होगा, ये जगह ही नहीं होगी करने के लिए, तो कैसे आप ये कंडक्ट कर पाओगे? ताकि बच्चों का ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि मेरी पॉइंट शेयर हो गया या उसने मेरी कॉपी कर लिया। तो इनफ रूम होने चाहिए टीचर को, बच्चों को देने चाहिए एंड मॉनिटर करना चाहिए उनके एक्शन को, बिहेवियर को। तो जो ग्रुप स्पेसिंग है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और जो ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन है वो अलाउ करते हैं ग्रुप को कि इंस्ट्रक्शन ले टीचर से, मतलब कि वो टीचर की बात भी सुन पाए और टीचर के इंस्ट्रक्शंस को भी आराम से ऑब्जर्व कर पाए जो भी टीचर दे रही है। स्टूडेंट्स वर्क नहीं करते सिर्फ पूरे टाइम की वर्क ही करे जा रहे हैं। टीचर चाहती है कई बार स्टूडेंट्स क्या करें, इंडिविजुअली कुछ प्रोजेक्ट्स पे इंडिविजुअली वर्क करें। तो जो क्लास का सेटअप होना है जो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब हर टाइम हम कोऑपरेटिव लर्निंग तो नहीं कर सकते हर लेसन के लिए। समटाइम्स हम इंडिविजुअल लर्निंग पे भी फोकस करते हैं या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो दोनों चीज़ें पे, दोनों पॉइंट्स पे, दोनों चीज़ों को ध्यान में, दोनों ही केसेस में एक स्पेसिंग इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो ग्रुप स्पेसिंग हो फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट है पर्सनल नीड्स। हर ग्रुप्स के स्टूडेंट्स की सेंस ऑफ पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी, है ना। पर्सनल स्पेस चाहिए होगा। ईच ग्रुप मेंबर टास्क करे, अपने ग्रुप के जो गोल है उसको अचीव करे। मतलब पर्सनल नीड्स को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को टास्क दिया जाए, फ्रीडम दी जाए परफॉर्म करने की, बोलने की, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स उनको रिस्पेक्ट करें और सुन पाए। स्पेस होना चाहिए, मटेरियल, बुक वगैरह, ये जो नीड्स है बच्चों को वो सारी प्रोवाइड कराई जाए। कंफर्ट क्या होता है? अनकंफर्टेबल फर्नीचर डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम फोकसिंग ऑन देयर वर्क। अगर अगर फर्नीचर्स वगैरह, डेस्क वगैरह, जो सिटिंग अरेंजमेंट वो कंफर्टेबल नहीं होगा तो बच्चे फोकस नहीं कर पाएंगे वर्क पे, वो फोकस नहीं कर पाएंगे तो उनका कहीं ना कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों का कंफर्टनेस होना चाहिए। फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट कोऑपरेटिव लर्निंग एड्स, मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा है तो उसके लिए प्रॉपर एड्स वगैरह प्रोवाइड होने चाहिए, जो भी उसको रिक्वायरमेंट हो, जो भी नीड हो। सेफ्टी, लर्निंग एनवायरनमेंट डेंजरस नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट इतने एबल हो कि क्लास में बिना हार्मफुल इफेक्ट के अपने पॉइंट शेयर कर पाए, घूम पाए। तो अरेंजमेंट जो होनी चाहिए फर्नीचर इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चों को चोट या कोई किसी भी तरह की हार्म ना हो। कॉस्ट एंड क्वालिटी, तो जो बजट होता है स्कूल का वो तो लिमिटेड होता है, तो लार्ज सम ऑफ मनी तो वो एक्सपेंस कर ही नहीं सकते फर्नीचर एंड अदर चीज़ पे। तो जो क्लासरूम फर्नीचर है वो इस तरह से अंडर होनी चाहिए कि वो आगे तक काफ़ी लॉन्ग वर्क करे एंड कोई भी नुकसान ना हो। क्लीन, ऐसा फर्नीचर हो जो इजीली क्लीन हो जाए, ड्यूरेबल हो और ज़्यादा इनएक्सपेंसिव हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो मेन कंक्लूजन निकल के ये आया है कि कंपेरेटिव लर्निंग जो होती है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में अगर सेम टीचर, करिकुलम, असेसमेंट यूज़ हो रहे हैं तो टीचर्स को जो होती है उन्हें प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस तरह से यूज़ किया जाए। और जो बच्चे एंगेज हो रहे हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में वो इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद कर पाएंगे और बेटर क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो पाएगी। स्टूडेंट्स इंजॉय करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग ट्रेडिशनल लेक्चर के कंपैरिजन ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी न्यू चीज़ें सीखने को मिलती है और वो ज़्यादा पसंद करती है इस तरह की क्लासेस अटेंड करना। स्टूडेंट्स जॉब्स पे जाते हैं तो वहाँ पे जैसे टीम वर्क करते हैं, ऐसी कोऑपरेटिव लर्निंग भी क्लास में क्या कराती है, टीम वर्क, प्रोजेक्ट्स वगैरह डन करने में हेल्प करती है। बच्चों में ये स्किल डेवलप करती है कि किस तरह से कोऑपरेटिवली किसी टास्क को डन किया जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस करती है, प्रिपेयर करती है स्टूडेंट को कि आउटकम जो लिंक करे, निकल के आए उसको सीखे। लाइक जो भी रिजल्ट निकल के आए उसमें सबका एक तरह से इन्वॉल्वमेंट हो, सबके लिए सेटिस्फैक्ट्री हो, जो भी हो, अच्छा हो, जो भी रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव या जो भी उनको उसकी फीडबैक मिल रही है तो उसमें सबका ही मेन इक्वली रोल होता है। ऐसा नहीं कि उस बच्चे ने ज़्यादा करा उसने करा तो मेरा कोई रोल नहीं है, नो, सबका होता है। अगर ग्रुप वर्क होता है तो हर स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट का मेन फोकस होना चाहिए, हर बच्चे का वर्क उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बच्चा इन्वॉल्व है बस उसने कुछ काम नहीं करा उस प्रोजेक्ट में, नो, ऐसा नहीं होता कोऑपरेटिव लर्निंग में, तो सबका इन्वॉल्वमेंट होता है।
सो यह थे हमारे कोऑपरेटिव लर्निंग। आई होप आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट में हम पीयर ट्यूटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि क्या नीड्स है कोऑपरेटिव लर्निंग की। एटलीस्ट 5 बताइए। मैंने आपके साथ 9 शेयर करी है। अगर हमें इनकी हेडिंग्स भी याद होगी ना, पॉइंट्स, तो आप उसको एक्सप्लेन खुद ही कर पाओगे पेपर में, एग्जाम में, जो भी आपके होते हैं बीएड से रिलेटेड या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। एंड इनकेस अगर एमसीक्यू टाइम एंड में भी क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। So bye bye everyone and don't forget to subscribe my channel.